वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। ये वीकली अपडेट्स की 19th एपिसोड है जो मैं अपने फ्रेंड यासीन के साथ कर रहा होता हूँ। इस वीकली अपडेट के अंदर हमने दो मेजर टॉपिक्स को कवर किया है। एक तो जो कनाडा में इस वक्त हाउसिंग स्लंप आया है, जिसके अंदर प्राइसेस नीचे गई हैं, उसको हमने थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश की है कि दुबई के अंदर क्या इस तरह की सिचुएशन है। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दुबई के अंदर पहले भी हमने देखा है 2008 के अंदर भी और बाद में भी कि किस तरह से क्राइसिस आते हैं और उसके बाद प्राइसेस नीचे जाती हैं और उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी हम कनाडा में भी यही सिनेरियो देख रहे हैं, तो क्या यही चीज़ दुबई के अंदर भी होती है और उसके क्या-क्या जो डायनामिक्स हैं वो किस तरह के हैं? इस तरह पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो किस एक्सटेंट पे पॉसिबल है? तो इसके अंदर काफ़ी हमने बात की है। प्लस ये कि स्टॉक मार्केट के जो लास्ट वीक के इंडिकेटर्स थे और जिस तरह से परफॉर्मेंस थी, एआई की सिचुएशन क्या थी, ये सारी चीज़ें हमने सेकंड हाफ में इस वीडियो में बात की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस चैनल को प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट जब आप करते हैं तो हमको फीडबैक मिलती है और उसके बाद हम उसको ट्राई करते हैं कि और इम्प्रूव कर सकें। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम यासीन, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। तो वली आपके पास आज तो कोई स्लाइड नहीं थी तो मैंने सोचा मैं स्लाइड्स बना लूँ, तो आज मेरे पास कुछ स्लाइड मौजूद हैं। तो हमारा डिस्कशन 2 दिन पहले व्हाट्सएप के जो हमारा ग्रुप है उस पे चल रहा था कि ये जो रियल एस्टेट का बूम दुबई में इस वक्त चल रहा है, तो क्या वाक़ई ये कंटिन्यू रहेगा या इसमें भी वही सिमिलैरिटीज़ हैं जो हमने कनाडा में देखी हैं? क्योंकि मैंने ये साइकिल कनाडा में 2 दफ़ा देखी है। बूम आता है फिर बस्ट होता है, फिर बूम आता है फिर बस्ट होता है। और इस बार जो बस्ट हुआ है वो काफ़ी पेनफुल है क्योंकि बूम बहुत ऊपर चले गया था, यानी कि जो प्राइसेस थी वो इतनी ऊपर थी कि एक आम आदमी के लिए, बल्कि आम आदमी क्या, एक अच्छे बड़े प्रोफेशनल के लिए भी जो है घर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया था। यानी कि अगर एक एवरेज हाउस की प्राइस टोरंटो में 1 मिलियन से ऊपर हो तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो साइकिल हमने देखी। तो आज हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन ये करेंगे कि भाई, पहले मैं थोड़ा सा टच बेस करूंगा कि कनाडा में क्या हो रहा है और लास्ट 3 इयर्स में क्या हुआ है रियल एस्टेट के हवाले से। फिर मैं तुम्हारी ओपिनियन लूँगा कि दुबई में तुम क्या देख रहे हो और तुम्हारा अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है कि दुबई में क्या डायनामिक्स हैं जो हो सकता है कनाडा से डिफरेंट हो। मेरा मानना है कि हर साइकिल डिफरेंट होती है और हर साइकिल का एक ट्रेंड होता है और वो रिपीट होता रहता है। ऑफ कोर्स कुछ उसके नुआंसेस होते हैं, उसको हम टच कर लेंगे। लेकिन मैं तुम्हारा व्यू जानना चाहूँगा कि तुम इस वक्त दुबई में काफ़ी इन हो प्रॉपर्टी के हवाले से, तुम्हारी काफ़ी वीडियोज़ आती हैं। तो तुम्हें क्या नज़र आ रहा है ग्राउंड लेवल के ऊपर, और जो हमने अब तक रीसेंट बूम देखा है तो उसमें कितनी जान है, तो इसके तरफ हम चलते हैं आज। तो मैं थोड़ी सी स्लाइड्स है मेरे पास, मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं ताकि हम उस डिस्कशन को उसी तरफ से लेके चलें। तो पहले हम चलते हैं मार्केट रीसेंट एक्टिविटी की तरफ। तो ये हमारे पास मंथ ऑफ अक्टूबर का सेल्स वॉल्यूम है जो कि आरबीसी ने शेयर किया था अभी, और ऑफ कोर्स इनके पास डिफरेंट सोर्सेज होती हैं। तो यहाँ हमें नज़र आता है कि मार्केट इतनी डेड है कि जो रीसेल्स सेल वॉल्यूम है कंपेयर टू लास्ट ईयर अक्टूबर, वो नेगेटिव है ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज़। वैंकूवर, फ्रेजर वैली, कैलगरी, टोरंटो, एडमिंटन नेगेटिव नज़र आ रहा है। ठीक है, सिर्फ ऑटावा और मॉन्ट्रियल है जहाँ पे पॉजिटिव में सेल्स वॉल्यूम आपको नज़र आता है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और ये जो येलो बार है ये बता रहा है न्यू लिस्टिंग। ठीक है, न्यू लिस्टिंग हम देख रहे हैं कि एडमिंटन में, ऑटावा में और मॉन्ट्रियल में काफ़ी ज़्यादा आई हैं। तो इसका मतलब है कि न्यू लिस्टिंग आ रही है लेकिन जो सेल्स वॉल्यूम है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो मजीद कम से कम होती चली जा रही हैं। इसका मतलब यही है कि मार्केट बिल्कुल डेड है। बायर्स मार्केट भी नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे मार्केट में कुछ एक्टिविटी हो ही नहीं रही। यानी कि लोग बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि लॉक स्टॉक में बैठे हुए हैं कि भाई अभी मैंने कुछ नहीं करना क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो एक तो ये व्यू है इस वक्त करंट सिचुएशन का। और अगर हम प्राइसेस को देखते हैं, खासतौर पर जो सबसे बड़ा सिटी है कनाडा का टोरंटो, उसमें हम देखते हैं कि जो एवरेज प्राइस है वो डिक्लाइन की तरफ है। और ऑफ कोर्स इसको रिवर्स करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। और जो मेन वजह है जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे बात की थी वो है अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर मार्केट। लेबर मार्केट जो है काफ़ी सॉफ्ट है कनाडा की, और ये बता रहा है अनएम्प्लॉयमेंट चार्ट, यानी कि पिछले 2 साल में 2023 से लेके अब तक उसका अगर आप ट्रेंड देखें तो अपवर्ड जा रहा है वो। यानी कि 7% से ऊपर था लास्ट मंथ। अभी जो रिसेंट अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आया उसमें थोड़ा सा नीचे आया है ओवरऑल, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन है लेबर मार्केट की वो काफ़ी काफ़ी वीक है। और ऑफ कोर्स जो ये जो ट्रेड वॉर का सिलसिला शुरू हुआ है और कैनेडियन इकॉनमी यूएस पे काफ़ी डिपेंड करती है, तो काफ़ी बिजनेसेस, खासतौर पर जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं वो ज़्यादातर यूएस के ही हैं जिन्होंने अपनी अपनी ब्रांच ऑफिस यहाँ खोली हुई हैं। फॉर एग्जांपल सिस्को या जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। तो अब ट्रेड वॉर की वजह से उन कंपनीज़ का प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट हो रहा है। तो बहुत सी कंपनीज जो हैं वो अपने अपना ऑपरेशन जो हैं वो मूव कर रही हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टेलेंटिस कंपनी है जो कि जीप मैन्युफैक्चर करती है, उनका प्लांट है यहाँ ब्रैम्पटन में।
उन्होंने अनाउंसमेंट की कि भाई फरवरी में वो अपना पूरा का पूरा प्लान जो है वो शिकागो मूव कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स जॉब लॉसेस होंगे। तो ये तो एक एग्जांपल है ना, इस तरह की बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं जो कि अपना अपना ऑपेक्स जो है रिड्यूस कर रही हैं, या तो अपना प्लांट बिल्कुल शिफ्ट कर रही हैं, या फिर अपना ऑपरेशन जो है वो किसी तरह से मिनिमाइज़ कर रही हैं ऑपेक्स कंट्रोल करने के लिए। तो ऑफ कोर्स जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो लेबर मार्केट सिचुएशन है, वो इम्पैक्ट कर रही है सेंटीमेंट को, और सेंटीमेंट इतना नेगेटिव है कि हम देख सकते हैं कि जो एक्टिविटी है मार्केट में वो ऑलमोस्ट डेड है, ना होने के बराबर है। तो ये सिचुएशन कनाडा में है, और क्योंकि मैं ये साइकिल देख चुका हूँ 2 दफ़ा, तो मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि ये साइकिल किस तरह से प्ले आउट होती है। तो अब मैं तुम्हारा व्यू जानना चाहता हूँ कि जो इस वक्त दुबई में चल रहा है, यानी कि दुबई में हम देख रहे हैं कि एक ज़बरदस्त किस्म का बूम आया हुआ है, स्पेशली पेंडेमिक के बाद से। तो तुम्हारा पर्सनल व्यू क्या है कि ये क्या बूम चलता रहेगा ऐसी, या तुम्हें लगता है कि इसमें भी थोड़ा बहुत पुल बैक आने की कोई प्रिडिक्शन है? यार मुझे यासीन एक चीज़, हम डिस्कशन जब कर रहे थे ना इस वीक, मुझको स्लाइड्स बनाने का भी टाइम नहीं मिला था, मुझे थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड वर्किंग करनी थी, वो भी नहीं मिला। लेकिन मुझे एक वेबसाइट मिली थी। मुझे ये पूछना है कि ये कोई रिलेट कर रहा है ये चार्ट्स? मैं प्राइस पर स्क्वायर फीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहा था कनाडा में इस वक्त क्या चल रहा है जीटीए के अंदर। आई थिंक ये टोरंटो की हाउसिंग प्राइस पर स्क्वायर फीट है। इसके अंदर अगर मैं देखूं तो अपार्टमेंट्स में तो नज़र आ रहा है कि वो डाउन हिल है प्राइस पर स्क्वायर फीट, बट हाउसेस के अंदर ये इंक्रीज कर रहा है। मतलब 814 से लेकर इस वक्त 962 पे चला गया, तो अच्छा खासा इसमें उतना ही इंक्रीज है जितना हाउसेज जो अपार्टमेंट्स के अंदर डिक्रीज है। तो ऐसे ही है इसके अंदर कि हाउसेज में अभी भी इंक्रीमेंट आया है डिटैच हाउसेज के अंदर, लेट्स से। इसमें हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो अभी प्राइस डिक्लाइन हुआ है ना, तो वो कॉन्डोज़ में तो बहुत ज़्यादा हुआ है। यानी कि कॉन्डोज़ हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल लेता हूँ मिसिसागा की, जो एक बहुत सॉट आफ्टर एरिया स्क्वायर वन का, जहाँ पे बड़ी अट्रैक्शन भी है और ज़्यादा इमिग्रेंट्स वहीं आके रुकते हैं। तो वहाँ पे एक ज़माने में 2 बेडरूम का कॉन्डो 8 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख इस तरह का बिकता था। अब वही कॉन्डो जो है वो, बिल्ट अप कॉन्डो था हाँ, ये, रीसेल रेडी कॉन्डो। टू मूव। हम्म। हाँ, एग्जैक्टली। उसके बाद क्योंकि जब मार्केट में एक्टिविटी ज़्यादा होती है ना, तो जो बिल्डर्स हैं ना वो भी अपनी अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो अब सिचुएशन ये है कि वही कॉन्डो रीसेल मार्केट के अंदर 5 लाख से नीचे बिक रहा है। यानी कि जो कॉन्डो 8, 8.5 का बिक रहा था पहले 3 साल पहले, अब वही कॉन्डो 5 लाख से नीचे आ गया। तो जो करेक्शन का जो परसेंटेज है कॉन्डोज में, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सिंगल हम्म। फैमिली होम। सिंगल फैमिली होम में मार्केट में करेक्शन आई है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं आई जितनी कि कॉन्डो में आई है। ठीक है, हो सकता है कि डिटेच हाउस जो मिसागा में आज से 3 साल पहले हो सकता है 2 मिलियन का बिक रहा हो, लेकिन अब वो जो है 1.5, 1.6 का बिक रहा होगा। तो अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो वो फिर भी कंपेयर टू कॉन्डोज इतना ज़्यादा नहीं है। और हम्म। फिर ये कि लैंड की जो प्राइस है वो तो शायद कम हो गई होगी, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो तो कम नहीं हुई किसी तरह से भी। यानी कि जो मटेरियल कॉस्ट है, जो लेबर कॉस्ट है, जो परमिट की फीसेस हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, वो तो अपनी जगह वैसी की वैसी हैं, उनमें कमी नहीं आई। हो सकता है हाँ लैंड की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई हो, तो उसकी वजह से प्राइस आपका जो ओवरऑल स्क्वायर फुटेज है वो लेकिन कम नज़र लेकिन आ रहा मसला होगा। बताऊं क्या, मैं ये पूछ क्यों रहा हूँ, एक तो दो रीज़न है उसके पूछने के। एक तो मैं ये देखता हूँ जब दुबई के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो अपार्टमेंट्स के अंदर अगर कोई स्लम्प आ जाता है ना, टोटल ओवरऑल मार्केट में कोई स्लम्प आ जाता है, फिर अपार्टमेंट्स का संभलना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद उनकी प्राइसेस अप्रिशिएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2008 के अंदर किसी ने प्रॉपर्टीज़ बहुत एक्सपेंसिव ली हों, वो आज तक उसकी वो वैल्यू नहीं आई होगी जो जिस टाइम पर उसने वो वैल्यू ली होगी। ठीक है, उसको रेंटल मिल रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन वो वैल्यू उसको नहीं मिलेगी इस वक्त भी। 2014 के अंदर भी जिन लोगों ने अपार्टमेंट्स लिया और उसके बाद उसकी वैल्यू चली गई नीचे, लेट्स से 1 मिलियन का अपार्टमेंट था, उसके बाद वो फॉर एनी रीज़न उसकी प्राइस नीचे गई, 6 लाख पे चली गई, उसके बाद अब वो दोबारा से ऊपर चली गई, तो वो 1 मिलियन पे फिर भी नहीं गई होगी। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपार्टमेंट्स का। इसीलिए हम जब भी अपार्टमेंट्स की बात करते हैं ना, तो मेरा पर्सनल अब जो जिस तरह से इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो ये है कि अपार्टमेंट्स अगर आप लेते हैं ऑफ प्लान, तो आप थोड़ा सा एक तो रिस्क तो ले ही रहे हैं आप, कि उसके अंदर आप 2 साल 3 साल का वेट कर रहे हैं, 3 साल बाद मार्केट सिचुएशन क्या होती है, यू नेवर नो। बट अगर मार्केट सिचुएशन अच्छी होती है, तो अगर सब कुछ सही रहता है, तो उसका तरीका ये है कि आप अगर अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट मेकिंग अ पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो एक अलग सिनेरियो है। फिर उसके अंदर आप जाहिर सी बात है प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे होते हैं रेंटल के ऊपर, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं, और
15-20 का पोर्टफोलियो बनाते हैं और उससे रेंटल इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। बट अगर आपका ये मकसद नहीं है, आपका मकसद है कि 2-3 प्रॉपर्टीज़ ही आप करें, तो उसमें ज़्यादा बेहतर ये है कि आप फ्लिपिंग की तरफ जाएँ। आप उसमें, क्योंकि अपार्टमेंट्स में मैंने देखा है कि जैसे-जैसे आपका टाइम, और ये यूनिवर्सल मैंने देखा है, मैंने पाकिस्तान में भी देखा है, मैंने कनाडा में भी देखा है, मैंने दुबई में भी देखा है कि अपार्टमेंट्स की लाइफ जो है ना वो उस तरह से नहीं होती। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नो डाउट बढ़ रही होती है, बट आपकी जो आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है मटेरियल के ऊपर, उसकी जो 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 लेट्स से डेप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन है वो भी हम्म, इम्पैक्ट कर रही होती है। सो बिल्कुल। अपार्टमेंट की प्राइस कम हो रही होती है, और ये यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। तो एक हम्म, तो पॉइंट ये कि अपार्टमेंट्स के लिए अगर देखा जाए, तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एक तो ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बात करने को। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो पहले सिनेरियो बन चुका है दुबई के अंदर, वो अब नहीं है। जैसे सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट है गोल्डन वीज़ा का। तो गोल्डन वीज़ा अगर किसी ने 2 मिलियन की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की हुई है, वो कभी भी नहीं बेचेगा उसको, अगर गोल्डन वीज़ा रखना है फॉर एनी रीज़न एक्स वाई जी। चाहे उसको फैमिली को रखना है, चाहे उसको अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए गोल्डन वीज़ा रखना है, चाहे ट्रैवलिंग के लिए रखना है, किसी भी वजह से रखना है, तो गोल्डन वीज़ा अगर किसी के पास है, तो 2 मिलियन की प्रॉपर्टी तो उसको रखनी रखनी है, ताकि उसका गोल्डन वीज़ा का स्टेटस मेंटेन रहे। दूसरा ये कि अब जो प्रॉपर्टीज़ बिक रही होती हैं, तो पहले तो ये होता था कि 5% के ऊपर भी आपको प्रॉपर्टी मिल जाती थी। 2008 के अंदर भी ये होता था। इवन 0% डाउन पेमेंट के ऊपर भी प्रॉपर्टी आप ले सकते थे। ऑफ प्लान प्रॉपर्टी आप खरीदते थे और मंथली इंस्टॉलमेंट शुरू करते थे और उसको बेच देते थे। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब जो है ना, मिनिमम 25% तो आपको अपने जेब से खर्च करना ही करना होगा। तो आप 25% स्टेक तो डालेंगे, और फिर 1 साल 2 साल उसको निकालेंगे, तो फर्दर उसके अंदर लेट्स से 10 15 20% आप उसमें ऐड कर देंगे, तो 40-50% का आपका स्टेक तो बन ही जाएगा एक प्रॉपर्टी के अंदर। तो उसके बाद अगर स्लंप आता भी है, तो वो लिमिटेड स्केल का होगा। जो कि अभी फिच की रिपोर्ट भी आई थी 6 महीने पहले कि भाई 2005 के 15 के सॉरी 25 के एंड के ऊपर प्रॉपर्टी प्राइसेस डिक्लाइन करना शुरू करेंगे दुबई के अंदर, जो कि नहीं हुआ। तो अब ये कंसल्टेंसी कंपनीज होती हैं, इनकी रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन वो हर दफ़ा ट्रू सेंस नहीं होती है। एक और पॉइंट जो मेरा था, वो यहाँ पर मैं ये देखने का मकसद था कि जो कनाडा के अंदर स्क्वायर फीट की प्राइस है, वो अभी भी, अगर अभी भी अपार्टमेंट्स की प्राइस देखें, तो वो $865 पर स्क्वायर फीट की आ रही है, जो इतना स्लम्प होने के बाद ये आ रही है प्राइस। तो 865 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ दिरहम के अंदर, तो ये बनते हैं तकरीबन लेट्स से 865 ना, तो 865 डिवाइड बाय टू इंटू पॉइंट टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन तो हाँ 2300 के करीब बन रहा है। 2300 दिरहम पर स्क्वायर फीट बन रहा है। तो इस प्राइस के ऊपर, और ये एवरेज है, इससे ऊपर भी जा सकता है, इससे नीचे भी जा हम्म, सकता है। तो अब पॉइंट वही है कि दुबई भी एक मेजर सिटीज़ के लीग में आता है। तो आपको मैंने अभी एक प्रॉपर्टी हाँ, एक प्रॉपर्टी मैंने जो ली है रिसेंटली, बहुत अच्छा डेवलपर की प्रॉपर्टी थी वो, और मुझको वो पड़ी है ऑफ प्लान प्रॉपर्टी तकरीबन कोई 1300 दिरहम पर स्क्वायर फीट के ऊपर। तो मुझे थोड़ी सी डील्स भी मिल गई थी उसके अंदर, लेट्स से 1400 दिरहम पर स्क्वायर फीट के ऊपर है। तो अभी भी टोरंटो से काफ़ी कम है, और वो गोल्फ फेसिंग व्यू और ये सारी चीज़ें उसके अंदर। तो वो एक हाई एंड प्रॉपर्टी कह सकते हैं, वाटर फ्रंट नहीं है लेकिन हाई एंड प्रॉपर्टी है। हम्म, तो वो अगर 1300 1400 लेट्स से 1500 का मिल रहा है अगर उस तरह की चीज़, तो यहाँ पर 2300 की बात हो रही है। और अगर आप हाई एंड पे भी चले जाते हैं ना, तो वो भी 2500 के ऊपर जाएगी, जबकि यहाँ पर कॉन्डो के अंदर आई एम श्योर वो 2500 से बहुत ऊपर की जाएगी दिरहम टर्म्स के अंदर। सो अभी भी बिल्कुल। दुबई के अंदर अगेन वही बात है कि मार्जिन तो मौजूद है। अगर आप किसी और हमारे पुरानी पॉडकास्ट हमने की थी उसकी, खुरम भाई होते हैं मेरे ख्याल से ना, हाँ, वो उन्होंने बताया था कि दुबई में रमपानी, वाटर हाँ। फ्रंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अभी भी सस्ती हैं। मेजर हम्म, सिटीज़ को कंपेयर कर लें, अभी भी वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज सस्ती हैं। तो आप किस प्रॉपर्टी के अंदर जा रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। फिर और बहुत हम्म, सारे फैक्टर्स हैं अभी भी, अगर ग्राउंड सिचुएशन देखें, अगर अब वही बात है ना, चीज़ें तो चेंज हो सकती हैं। चीज एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक बंदे ने बोला था कि अब दुबई को का स्लम्प आने के लिए बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनकी हालात बेहतर होने चाहिए। अगर लेट्स से हम्म, कनाडा के हालात बेहतर हो जाते हैं, यूके के हालात बेहतर हो जाते हैं, यूरोप के हालात बेहतर हो जाते हैं, रशिया के हालात बेहतर हो जाते हैं, पाकिस्तान इंडिया के हालात बेहतर हो जाते हैं, फिर दुबई के अंदर हाँ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। बट अभी मुझे इन कंट्रीज़ के हालात बेहतर होते हुए नज़र आ नहीं रहे। सो अगर उनके हालात बेहतर नहीं होंगे, तो अभी तो अब ये देखो कि आज तक इन रीसेंट टाइम्स यूएस की जो जो लोग आते थे यूएस से इन्वेस्टमेंट के लिए, वो बहुत कम होते थे कंपेयर टू यूके, कनाडा या पाकिस्तान इंडिया। अब यूएस से भी इंटरेस्ट शो होना शुरू हो गया है। ये मुझे डेटा नज़र आता है कि यूएस की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी आना शुरू हो गई हैं। सो जो जगह बहुत छोटी सी है, और इन्वेस्टमेंट बहुत जगहों से आ रही है, और सिर्फ ये नहीं है कि उसके अंदर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, लोग भी बहुत हैं। ट्रैफिक का हाल बुरा हुआ हुआ है।
तो ऑफ कोर्स ट्रैफिक का हाल हम अच्छी बात नहीं है कि बुरा हुआ हुआ है, लेकिन वो एक चीज़ है जो बैरोमीटर है, नज़र आता है कि वो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। सो प्लस ये कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तकरीबन कोई 800 लोग पर डे ऐड हो रहे हैं सिर्फ दुबई के अंदर बीइंग रेजिडेंट। तो ये एक बड़ा नंबर है। वेयर एज कनाडा के अंदर अच्छा प्रॉब्लम ये है कि दुबई जितनी जल्दी तेज़ी से लोग आते हैं उतनी जल्दी तेज़ी से वो बना भी देता है। बट कनाडा के अंदर ये नहीं होता। कनाडा में एक बहुत बड़ा मसला जो स्टूडेंट्स आ रहे थे या जो इमिग्रेंट्स आ रहे थे, उनको रोकने का मकसद वही था ना कि आपकी जो पब्लिक यूटिलिटीज़ थी वो आप उस तरह से स्केल नहीं कर पा रहे थे। चाहे वो आप हाउसिंग हो जाए, चाहे आपकी हेल्थ केयर हो जाए, चाहे स्कूलिंग हो जाए, आप उसको स्केल नहीं कर पा रहे थे। बट यहाँ पर वो मसला है नहीं, यहाँ पर वो तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। हाँ। अगेन वही पॉइंट है, गिरने को कभी भी गिर सकता है, कोई भी मेजर रीज़न हो सकता है, बट रीज़न क्या होगा? रीज़न उसमें वही बात है कि दूसरे मुल्कों के हालात या तो अच्छे हो जाएं, या गॉड फॉरबिड यहाँ पर कोई मेजर इंसिडेंट हो जाए। अदरवाइज तो कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा मुझको जिसकी वजह से वो स्लम्प आए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी यहाँ की पुराने डेटास को देखा हुआ है, पुरानी सिचुएशन को देखा हुआ है। हम जिस लेवल पे देख रहे हैं, जिस डेटा को देख रहे हैं, उससे बहुत बड़ा डेटा उनके पास मौजूद होगा जो फोरकास्टिंग में आ रहा होगा, सब कुछ वो देख रहे होंगे। और मैंने ये देखा है कि ये एक एज कोऑपरेशन चल रहा होता है, ये सिटी स्पेशली। तो वो उसके कंसल्टेंट्स भी होंगे, उसके हर तरह के लोग बैठे हुए होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अभी भी हाँ, ये हो सकता है कि स्लो डाउन हो जाए, ये हो सकता है कि प्राइस अप्रिसिएशन उस तरह की ना आए, ये हो सकता है कि लेट्स से मैंने इन्वेस्ट किया हो किसी वजह से कि 2 साल बाद मुझे जो प्रॉपर्टी मिलेगी, आज मैंने ये 1300 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे लिया है, कल मुझे 1500 दिरहम पर स्क्वायर फीट की हो जाए, और फिर मुझको प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा, एनुलाइज रेट के ऊपर 14% का रिटर्न मिलता है या 15% का मिलता है। वो ना हो सकता है वो एक नॉमिनल सा रिटर्न रिटर्न मिले मुझको। अगेन मैं जब भी ये कॉन्डोज की बात होती है या अपार्टमेंट्स की बात होती है, इनको मैंने देखा है कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर कभी आप गलत साइकिल में फंस गए ना, तो ये तो आपके प्राइस नहीं अप्रिशिएट करते, चाहे कोई भी मुल्क हो जाए। मैंने पाकिस्तान में भी करके देख लिया है। आपका अच्छा टाइम आता है, अगर आपको अच्छा टाइम मिल गया इनके अंदर, मैंने ये करके देखा है, अच्छा टाइम मिल गया है ना और अच्छी अप्रिसिएशन मिल गई, तो आप उसको बेच दें, फिर आपको रखने की ज़रूरत नहीं है उसको। आप रेंटल पे चलते रहेंगे, उसकी प्राइस जब आप उसको लेट्स से, मैंने एग्जाम्पल में एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर कि मेरा एक अपार्टमेंट था जो मैंने 2008 में बुक किया था पाकिस्तान के अंदर। 2018 में मुझे मिला वो, 18-19 के अंदर मुझको हैंड ओवर हुआ था 10 साल बाद। ऑल्दो के होना उसको 5 साल बाद था, 10 साल बाद वो हैंड ओवर हुआ। अगर मैं उसको उसी वक्त बेच देता, तो मेरा जो एनुलाइज रिटर्न था तकरीबन मेरे ख्याल से वो आ रहा था, सब कुछ मिल मिला के रुपी टर्म के अंदर एनुलाइज रिटर्न मेरे ख्याल से उसका 15% आ रहा था, क्योंकि अप्रिसिएशन हुई थी प्राइस की, 1 साल मैंने उसको रेंट पे भी दे दिया था। आज मैं उसी ऑल्दो अब भी उसकी अप्रिसिएशन हुई है, और मैं रुपी टर्म में ही बात कर रहा हूँ, बट आज उसकी अप्रिसिएशन के बाद, रेंटल रिटर्न मिलने के बाद, सब कुछ करने कराने के बाद, हालांकि वो कैश फ्लो प्रोवाइड कर रहा है मुझको, आज उसका रेंटल रिटर्न एनुलाइज निकालूं मैं तो 15 से वो 13% पे या 12% पे हो गया है। सो जो कॉन्डो फ्लैट्स हैं, अगर आपको अप्रिसिएशन दे दी उसने, आई वुड से कि उसको आप सेल कर दें। हालांकि ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं की हुई है, तो वो आपको पता होता है लेकिन आप नहीं कर रहे होते, तो ये चीज़ है। लेकिन विलास के केस के अंदर यूजुअली देखा है कि वो क्योंकि लैंड प्राइस बढ़ रही होती है, तो अभी मैं एक स्टेक के ऊपर ही देख रहा था, इनकी एक प्रॉपर्टी इन्होंने लगाई हुई थी सेल के ऊपर, 20 मिलियन की उसकी प्राइस थी, और 20 मिलियन दिरहम की प्राइस थी या 15 मिलियन दिरहम की प्राइस थी, और 5 मिलियन दिरहम की उसकी रेनोवेशन कॉस्ट थी। सो 20% के करीब की रेनोवेशन कॉस्ट थी उसकी, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू क्रिएट करने के बाद वो उसको, लेकिन अपार्टमेंट में आप ये नहीं कर सकते। मसला ये है, अपार्टमेंट में आप कुछ भी कर लें घर के बिल्कुल। अंदर, बट बिल्डिंग तो वही है। अच्छा, दुबई के हिसाब से मेरा जो एक नज़रिया वो ये है कि दुबई क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग, ठीक है, अब गोल्डन वीज़ा की वजह से अब लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी लोग जो हैं वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आते हैं, जिनके पास जॉब है या जॉब करने के लिए आ रहे हैं। तो उस हवाले से दुबई दूसरी कंट्रीज से थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कनाडा में जो लोग आते हैं वो ऑफ कोर्स इमिग्रेशन लेके आते हैं, तो उनका जो प्लान होता है वो एक लॉन्ग टर्म ज़िंदगी गुजारने का होता है। सिटीजनशिप ले ली, फिर उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए, हेल्थ केयर है, तो उनका जो विजन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो यहाँ थोड़ा सा एक एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि दुबई क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रैफिक के ऊपर चल रहा है, तो कोई भी ऐसा न्यूज़, कोई भी ऐसी इंसिडेंट जो है ना वो उस ट्रैफिक को रोक सकती है। तो ये एक हमेशा मेरे जहन में रहता है कि दुबई यार क्योंकि उसमें उसमें मैं बताता हूँ, असल में मसला ये है कि उसके अंदर हमें, तुम लोग जब कनाडा में हो ना, तो तुम लोगों को ये आइडिया नहीं है कि यहाँ पर जो इंडिया पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, दो तरह के लोग हैं। एक तो ये कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई फॉर एनी रीज़न इमिग्रेट करने का।
कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको इमिग्रेट करना ही नहीं है, कि फैमिली फैमिली बैक होम है लेकिन उनको दुबई की लग्जरी भी चाहिए। सो इस तरह के, और आसपास के कंट्रीज़ के अंदर कोई इस तरह का ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। सऊदीया ने अभी प्रीमियम रेजिडेंसी स्टार्ट की है, और मेरे एक जानने वाले से बात हो रही थी, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कोई भी कमेंट के अंदर बता सकता है, लेकिन प्रीमियम रेजिडेंसी 5 साल के लिए होती है, बट वो भी अभी भी जॉब से लिंक्ड है। जबकि गोल्डन वीज़ा, जितनी चीज़ें यहाँ पर खुल गई हैं ना, वो ओपन वे के अंदर उसको ले रहे होते हैं। सो अगेन पॉइंट वही है कि जो है ना, इसके अंदर हम्म। चीज़ें चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता। यू नेवर नो, टैक्स भी आ जाए। ओमान के अंदर तो टैक्स, इनकम टैक्स की बातें हो रही हैं, सो यू हाँ, नेवर नो। बट उस पर रेंटल रेंटल इनकम में भी टैक्स है ओमान में। रेंटल इनकम पे भी टैक्स है, जबकि यहाँ वो हम्म। नहीं है। सो हम्म। जितना फ़ायदा आप उठा सकते हैं उसके अंदर उठा लें। बाकी लोग तो कहते रहेंगे, पिछले 3 साल से लोग कह रहे हैं कि दुबई की बबल चल रहा है, बबल चल रहा है। हम्म। 2020 के बाद से, जब से कोविड के बाद से प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुई हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने लेवरेज के ऊपर मतलब 3 टाइम्स और 4 टाइम्स और 5 टाइम्स इवन जो है अपनी कैपिटल का बना लिया है। बट अब वो होगा, अब नहीं होगा इस तरह से, फॉर श्योर उस तरह से नहीं होगा। एग्जैक्टली। बट एग्जैक्टली। लेकिन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो हम्म। वो होगा कि रुक जाएगा, नेगेटिव में शायद ना जाए, या हो सकता है थोड़ा बहुत नेगेटिव चला जाए। बट इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसको यहाँ रहना है उसको एक्सपोजर लाजमी लेना चाहिए। अगर किसी ने, लेट्स से कोई रेजिडेंट है और उसको यहाँ पर रहना है, उसकी जॉब चल रही है, तो उसकी तो पूरी कोशिश होगी कि अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ पर गुजार सके। तो अगर आपका रेंटल इसी तरह से बढ़ता रहेगा, तो आपको एटलीस्ट, आपके अगर आपका कोई रियल एस्टेट के अंदर एक्सपोजर होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली उसी ट्रेजेक्ट्री से आपका इनकम भी जनरेट होती रहेगी। सो इट डजेंट मेक सेंस कि आप बिल्कुल भी उसमें इन्वेस्टेड ना हो। और अभी भी बहुत सारे लोग, हम्म। ज़्यादातर लोग रेंटल पे रह रहे हैं, ओनरशिप हाँ, बहुत कम है अभी भी। सो ये भी बेसिकली पॉइंट है कि हाँ, ये बात घूम फिर के वहीं आ जाती है जो हमने लास्ट की बात की थी कि भाई पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए। हम्म एटलीस्ट मिनिमम हम्म 25% तो आपका होना चाहिए रियल एस्टेट में, क्योंकि आप सब चीज़ हम्म, तो स्टॉक में नहीं डाल सकते ना, या बिल्कुल आप हंड्रेड बिल्कुल। परसेंट आप गोल्ड में या क्रिप्टो में नहीं जा सकते, तो आपको अपना थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो जो है वो रियल एस्टेट में रखना पड़ेगा। अब ठीक है, उसका रेट ऑफ रिटर्न उस हिसाब से शायद ना हो जितना आपको स्टॉक में मिलता है, लेकिन ये एक लाइफ स्टाइल चॉइस होती है, या अपने अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने की बात होती है। तो मेरे ख्याल में यही है, और सबसे ज़्यादातर जितने भी जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं वो यही करते हैं कि जो भी उनके पास गेन आता है वो थोड़ा थोड़ा उसको ना बैलेंस करते रहते हैं। अगर रियल एस्टेट में कम है तो उस पर थोड़ा बढ़ा देते हैं अपनी एक्सपोजर, या अगर कम हो रहा है तो उसको वहाँ से निकाल के एक्विटीज़ में डाल देते हैं। तो आई थिंक द पॉइंट इज़ कि आपने अपना जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रखना है, ना बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में, ना बहुत ज़्यादा एक्विटीज़ हम्म में, ना बहुत ज़्यादा गोल्ड के अंदर। तो आई थिंक दैट इज़ द पॉइंट। क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की, इमिग्रेशन की, रीलोकेशन की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी वेल्थ क्रिएशन, आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को ऑगमेंट करती हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज़ नॉट ईजी टू एक्वायर, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है, हाई टिकट आइटम होता है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक घर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ यूएई के अंदर, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है रियल एस्टेट को, और यहाँ पर आप बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रियल एस्टेट ले सकते हैं, जिसके अंदर स्मार्ट क्राउड हो गया, स्टेक हो गया, प्रिपको ब्लॉक हो गया, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप 2000 दिरहम से भी अपनी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेक के थ्रू तो आप सऊदी की रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें अपना एक पोर्शन ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप इम्पैक्ट ले सकते हैं रेंटल रिटर्न्स का और प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन का। डू चेक दैट आउट, ऑल द रेफरल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। देर आर रिस्क इन्वॉल्व, मैंने उन पर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, बट टू टेक some kind of exposure to Dubai's real estate, do check the links out. And now let's get back to the video. तो अभी स्टॉक तो मार्केट की क्या हाँ। सिचुएशन है? कल लास्ट वीक तो यार, मतलब वैसे तो देखा जाए तो कोई कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं अगर वीओओ की बात करूं, जो कि एक मेजर ईटीएफ है, 630 से 615 पे आ गया। तो और वो हम्म। 650 पिछले, मेरे ख्याल से एक महीने के अंदर ही 630 पे पहुंचा था। अदरवाइज तो वो 615 के ऊपर ही था। तो बेसिकली एक महीने का जो भी गेन था वो सारा ज़ीरो हो गया। तो एक महीना तो कुछ भी नहीं होता है। बट जो बिल्कुल। इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, क्योंकि लोगों ने इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता है या लेवरेज किया होता है, तो हम्म। वो जो है ना, बहुत ट्विटर के ऊपर चले जाओ तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उसमें बिल्कुल क्या अपडेट्स हैं? यार, जो मुझे समझ में आया ना वो ये आया कि ये जितनी भी मार्केट्स है ना ये ग्लोबल हैं। यूएस की स्टॉक मार्केट भी ग्लोबल है और क्रिप्टो की मार्केट भी, क्योंकि यहाँ से पूरी दुनिया से कैपिटल आता है। फॉर एग्जांपल, अब तुम दुबई में बैठे हो, लेकिन तुम दुबई में बैठ के यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट। इसी तरह कनाडा में हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पास कैनेडियन स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन उसके बावजूद हम यूएस स्टॉक्स में
इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी तरह दुनिया भर से कैपिटल जो है ना फ्लो होकर यूएस स्टॉक्स में आता है। तो यूएस स्टॉक मार्केट और जो क्रिप्टो मार्केट, ये दोनों ग्लोबल मार्केट्स हैं। तो अगर आपने इसको असेस करना है तो आपको ग्लोबल लेवल पे लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो माइकल हवल एक बहुत बड़ा मशहूर एनालिस्ट है, और उसकी जो स्टडी होती है ग्लोबल लिक्विडिटी के हवाले से, वो सबसे आई थिंक बेस्ट होती है इस स्टॉक इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो उसने रिसेंटली एक चार्ट पब्लिश किया था जिसमें उसने बताया कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी है, और ये जिस तरह से वो मेजर करते हैं, वो ये बेसिकली यह देखते हैं कि जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी बैलेंस शीट पे कितना उनके पास कैश है, और जो बैंक डिपॉजिट्स हैं उन सबको वो एवरेज आउट करके फिर वो एक लॉन्ग टर्म चार्ट क्रिएट करते हैं। तो उसके मुताबिक हमने देखा है कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो पिछले 1-2 महीने के अंदर जो है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ गई है। यानी कि हम देखेंगे अप्रैल 2025 से, जब वो अप्रैल में डिप आया था, उसके बाद से हमने देखा कि एक राइज ऑफ लिक्विडिटी का हमने ट्रेंड देखा। लेकिन फॉर द पास्ट 2 मंथ्स, यानी कि समझ लें आप सितंबर के एंड और अक्टूबर से जो है ना उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। तो वो डिक्लाइन अब हमें नज़र आ रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर और क्रिप्टो के अंदर। और लिक्विडिटी का मतलब ये है कि बेसिकली जो कैश का जो फ्लो है पूरी दुनिया से, चाइना से, यूरोप से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, ये सब उठ के यूएस की मार्केट्स में आता है ना। तो वो जो कैश का जो फ्लो है ना वो अब थोड़ा सा कम हो गया है। वो कम हुआ है तो ऑफकोर्स इसका जो इम्पैक्ट है हमें स्टॉक मार्केट्स में और क्रिप्टो में नज़र आ रहा है। अब ये रिवर्स कब होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक नैरेटिव ये पेश किया जा रहा है कि क्योंकि यूएस मार्केट, यूएस गवर्नमेंट जो है वो भी शटडाउन में है, तो वो उनका जो स्पेंडिंग है वो रुकी हुई है। यानी कि उनका जो एक मेजर अकाउंट है, उसको कहते हैं टीजीए, ट्रेजरी जर्नल अकाउंट, जिसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट का जितना भी फंड होता है वो आके इकट्ठा होता है, फिर वहाँ से वो जितनी भी उनकी जो एजेंसीज हैं उनको जाता है। यानी कि हेल्थ केयर की पेमेंट, पुलिस की पेमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की पेमेंट, ये सारी चीज़ें उस वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो इस वक्त वहाँ पे कैश बिल्डअप हो रहा है। तो जब गवर्नमेंट खुलेगी तो वो कैश वहाँ से रिलीज़ होगा, तो दैट मीन्स उसकी वजह से लिक्विडिटी का इंजेक्शन होगा मार्केट के अंदर। तो लोग अब ये सोच रहे हैं कि ठीक है अभी लिक्विडिटी में ड्रॉप आया है, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट खुलती है तो हम एक राइज ऑफ लिक्विडिटी दोबारा देखेंगे, और उसके बाद मार्केट्स में उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। अच्छा, लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो शटडाउन्स हैं इन इन जनरल, जब ये शटडाउन ओवर होते हैं उसके बाद स्टॉक मार्केट नीचे जाती है। अब उसका क्या रीज़न था, मैंने उस अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उस रिपोर्ट को देखा था, मैंने उसकी डिटेल नहीं पढ़ी कि क्यों वो कह रहा है इस तरह से। क्योंकि ट्रम्प की ही लास्ट एरा के अंदर वो शटडाउन हुआ था, और उसके बाद शटडाउन ओवर होने के बाद फिर स्टॉक मार्केट नीचे गई थी। क्योंकि ऑफ कोर्स एक इंडिकेटर तो नहीं होता ना, हम तो मिलियंस ऑफ हम्म। इंडिकेटर्स की बात करते हैं। जब भी स्टॉक बिल्कुल। मार्केट को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता, बहुत और मुश्किल जब होता भी है। हम्म। ये जो चार्ट्स होते हैं उनके थ्रू आप सिर्फ मुझे तो लगता है कहानियाँ चल रही होती हैं। आप सिर्फ अंदाज़ा अगेन लगा सकते हैं बस अपने हद तक, हाँ, लेकिन उसको हाँ, 100% प्रेडिक्ट करना दैट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ। मतलब आप सोचे ना कि मैं एक छोटे से, चलो मैं ईटीएफ की बात करता हूँ। एक ईटीएफ के अंदर 5 स्टॉक्स हैं। अब वो जो 5 स्टॉक्स हैं उनकी मूवमेंट की बेसिस के ऊपर ही तो वो ईटीएफ का चार्ट मूव करेगा। अगर आप ईटीएफ के चार्ट को टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू आप प्रिडिक्ट करना शुरू कर देंगे कि अब ये चार्ट इस तरह का है और अब नीचे जाएगा, तो वो जो 5 पीछे के स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो हो रहा है वो तो आपने पीछे ख़त्म ही कर दिया कि फंडामेंटली उनमें क्या हो रहा है या ग्लोबली क्या हो रहा है या क्या चीज़ें चल रही हैं। उस एक ईटीएफ, और ये मैं ईटीएफ की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी मेजर इंडिसेस की बात करना शुरू कर देंगे, किसी S&P 500 के इंडेक्स की बात करेंगे कि भाई इसको RSSI इसका इतना है और अब इसके पास ये फॉल्ट लाइन है, ये इस तरह से डाउन होने वाला है, इफ एंड बट के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, तो आई डोंट नो कि कुछ लोग करते होंगे इसमें, बट मेजोरिटी इसमें फेल हो जाती है। और उसका फिर वही रीज़न है कि इतने इंडिकेटर्स हैं उसके अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं बैकग्राउंड के ऊपर। आप हर चीज़ को ट्रैक वैसे ही नहीं कर सकते, फंडामेंटल एनालिसिस भी नहीं कर सकते, और टेक्निकल तो फिर बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। डेली जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो करते हैं इसको, लेकिन ऑफ कोर्स बात वही है कि 90% जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो पैसा उसमें खोते हैं। सिर्फ 10% समझ लें एक एवरेज स्टैट है कि वो उससे पैसा बनाते हैं। तो अगेन ये इतना आसान भी नहीं है, वरना हर कोई डे ट्रेडर बना हुआ होता और पैसे बना रहा होता। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि रिसेंटली जितनी भी एआई कंपनीज हैं उनमें हमने देखा है कि डिक्लाइन आया स्टॉक्स के अंदर। हमने देखा कि मेटा का स्टॉक बहुत बुरी तरह पिटा, ठीक है। गूगल का स्टॉक में थोड़ी सी जंप आई थी, लेकिन दोबारा से वो पुल बैक होकर नीचे आ गया। माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक काफ़ी पिटा है, और ये सब चीज़ें अर्निंग्स के बाद हुई हैं, जब उनकी अर्निंग्स रिलीज हुई है उसके बाद। पेलंटियर जबकि अर्निंग जो बहुत कि, अच्छी थी। जबकि बहुत ज़बरदस्त अर्निंग थी। पेलंटियर की एग्जांपल है कि इनकी अर्निंग्स लास्ट वीक आई है, और इसने ऑलमोस्ट जितने भी इंडिकेटर्स थे जो मार्केट वॉच करती है उन सबको बीट किया। अर्निंग्स को बीट किया, ग्रोथ को बीट किया, रेवेन्यू को बीट किया।
वो तमाम टारगेट्स उन्होंने बीट किए, उसके बावजूद जो है वो स्टॉक उनका बुरी तरह पिटा है। तो अब लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये एआई नैरेटिव जिसकी वजह से स्पेंडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से लोग पैसा अंधों की तरह स्टॉक में लगा रहे थे, क्या अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टीम जो है वो लूज़ कर रहा है? ये क्वेश्चन अभी तक लोगों के जहन में है, इसका आंसर किसी के पास नहीं है। ऑफ कोर्स टाइम विल टेल। लेकिन लग ये रहा है कि जो लोगों का यकीन था कि भाई ये एआई गेम जो है इट इज़ द विनर, सब उसमें पैसा डालो और ये जो है आपको प्रॉफिट देगा, अब लगता है कि लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार इतनी वैल्यूएशन हो चुकी है इन कंपनीज की, क्या ये वाकई में जस्टिफाइड है या नहीं? और अगर जस्टिफाइड है तो क्या ये रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के अंदर? आई थिंक ये लोगों के जहन में आप क्वेश्चन है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स लोग थोड़ा सा पुल बैक ले रहे हैं। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसकी, ओपन एआई की, और उसमें ये था कि उनके, क्योंकि वो टीयर्स है ना चैट जीपीटी के, एक फ्री वर्जन है, एक $20 वाला वर्जन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और एक है $200 वाला वर्जन। जो $200 वाला वर्जन है, अगर आप वो भी यूज़ करेंगे ना, तब भी उसके अंदर भी ओपन एआई को इस वक्त लॉस है। मतलब उसका लॉस जो है वो, उसका क्वांटम हम अभी सोच भी नहीं सकते किस किस्म का क्वांटम का लॉस है उसका। सो एआई के अंदर इतना आसान नहीं है उसको मोनेटाइज करना, क्योंकि उसमें एथिकल चीज़ें भी आ जाती हैं और चीज़ें भी आ रही हैं उसमें। लेकिन फ़िलहाल उसको डायरेक्टली मोनेटाइज करना नहीं है। हाँ, वो फ्यूचर प्रिडिक्शन ही चल रही है कि आगे जाकर उसके अंदर पैसे बनेंगे। अब वो कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो वो जो फेमस डायग्राम चल रही है आजकल, राउंड कर रही है, हमने भी पहले उसको डिस्कस किया है। वो जो डिफरेंट कंपनीज एक दूसरे को पैसे देकर जो है अपने ऑपरेशन चला रही हैं। हाँ। सो करंटली थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगेन आप साइड लाइन भी नहीं रह सकते ना। साइड लाइन होके क्या करेंगे अपने पैसों को? फिर आप अगर आपके इनफ कैश है आपके पास, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है ज़रूरत से ज़्यादा कैश का आपके हाथ में। फिर आपको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है, तो फिर स्ट्रेट अवे आप किसी भी इंडेक्स फंड के अंदर डाल दें उसको, अगर आप डायरेक्ट एआई के अंदर नहीं हाँ, डालना चाहते हैं। असल में ये है कि एक्सपोजर तो हर चीज़ में है ना। अब अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक नहीं भी पिक कर रहे हैं, लेकिन जो S&P 500 है या इवन नैस्डैक है, 30-40% तो वही कंपनीज हैं उसके अंदर। यानी कि जो भी उसका गेन आ रहा है वो उन्हीं कंपनीज से आ रहा है। तो अगर हम्म। लेट्स से एनवीडिया ड्रॉप होता है तो उसका इम्पैक्ट S&P 500 पे लाजमी पड़ेगा और हम्म। नैस्डैक पे लाजमी पड़ेगा, क्योंकि हम्म। उसका जो वेटेज है उस स्टॉक की वो काफ़ी ज़्यादा है कम्पेयर टू द अदर स्टॉक्स। तो आई थिंक हम्म। इससे बचना बड़ा मुश्किल है। या तो हाँ, आप इससे बचना ये मुश्किल है। यानी कि रसल 2000 पकड़ लें जो कि वैल्यू स्टॉक्स हैं, उसका इम्पैक्ट हो सकता है उस पर कम पड़े, लेकिन उसकी ग्रोथ भी कम होगी फॉर हम्म। श्योर। तो ये अब ये बड़ा एक मुश्किल फ़ैसला है लोगों के लिए कि भाई हम किस हद तक अपना एक्सपोजर रखें इन एआई स्टॉक्स का। अब वो क्योंकि बात वही उसमें है कि इस घूम तरह फिर से के है कि ना आपने कि, अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है। हाँ, क्योंकि अगर आपने लेट्स से S&P 500 के अंदर इंडेक्स इन्वेस्ट किया हुआ है, और इवेंचुअली एआई कंपनीज बस्ट होती हैं फॉर एनी रीज़न, तो होगा ये कि फिर आपको कोई और कंपनीज आएंगी ऊपर। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस होगा, इसमें बहुत टाइम लग सकता है। और हुँ, फिर लेट्स से आप ये सपोज करें कि एनवीडिया जैसी कंपनी नीचे जा रही है, और लेट्स से वो टॉप 50 में भी नहीं रहती है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, और कोई और कंपनी आती है उसकी जगह पर, और वो फिर S&P 500 का पार्ट बनती है, और वो टॉप 5 के अंदर आती है। उस पूरे प्रोसेस के अंदर कितना जल्दी वो कंपनी आती है और कितना ग्रोथ शो करती है, अगर वो जल्दी नहीं आएगी तो फिर शायद सालों तक आपको जो है वो डेड इट कैन किस्म की एक टेक स्टॉक मार्केट अ नजर डेकेड। रहेगी। हाँ, हम्म। हाँ, हमने देखा है कि जो 2000 में जो डॉट कॉम बबल बर्स्ट हुआ था, तो उसको ऑलमोस्ट 8 से 10 साल का अर्सा लगा था रिकवर होने में। तो हम्म। यही है, अब वही बात है ना कि आप किस एज ब्रैकेट में हैं और कितना आपके पास जो रिस्क टॉलरेंस है वो कितनी है। हम्म। दैट डिफाइंस योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। हाँ, बिल्कुल। और वो जो लोग कर रहे होते हैं ना कि भाई इसमें इतने पैसे अभी मिल रहे हैं, वो पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। वो चीज़ बिल्कुल। हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास को, खासतौर पे जो स्टॉक मार्केट हाँ, की एसेट क्लास है, इवन रियल एस्टेट के अंदर भी। आपको नहीं पता कि आप किस साइकिल में फंसने वाले हैं। हो सकता है अभी आप इन्वेस्ट ना करें और पता चला कि ये 2x हो जाए यहाँ से, मतलब हाँ, हो भी सकती है। यहाँ से टू तो एक्स होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यही तो हुआ है, यानी कि जो अप्रैल में जो एकदम स्लम्प आया था, हम्म। जितने भी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे वो कहते हैं भाई रिसेशन आ जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगी, हम्म। टेक योर लिक्विडिटी आउट, और उसके बाद जो हम्म। है वो वी शेप हाँ, रिकवरी हुई और मार्केट वहाँ से ऑलमोस्ट, यानी कि अगर आप जो मेजर स्टॉक्स देखें, कुछ स्टॉक्स तो 100% ऊपर गए वहाँ से। 100% ऊपर गए। बिल्कुल ऐसी है। हम्म। बिल्कुल ऐसी है। सही है तो यार, वो आई एक थिंक। एनालिस्ट है ना टॉम ली, वो कहता है कि दिस दिस मार्केट परफॉर्मेंस इज द मोस्ट हेटेड बुल रन हम्म। इन द हिस्ट्री। क्योंकि हम्म। जिन लोगों ने ये सोच के फैसला किया कि यार हम अपना पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरेगी,
और वो उसने उल्टा रिएक्शन दिखाया, तो लोगों को हम्म। अब इस पे जो है ना अपने आप पे नफरत आ रही है कि यार हमने क्यों किया ऐसा। और फिर वो लोग वही इंडिसाइसिव रहेंगे कि अब क्या करें, क्योंकि हाँ, अब तो इतना बड़ा आपने हाँ, बुलंद छोड़ दिया, मिस कर दिया, उसके बाद अब क्या करें। तो हो सकता है अगले बिल्कुल। स्लम्प का वेट करें, लेकिन अगला स्लम्प आता है कि नहीं आता है ये नहीं पता। तो बहुत हाँ, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और अगर आ भी मतलब जाता है तो उसकी रिकवरी कितनी जल्दी होती है ये भी नहीं पता किसी उसकी, को। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खैर एनीवे, बहुत अच्छा डिस्कशन है वाली। हमने थोड़ी बहुत वैल्यू देने की कोशिश की है लोगों को। अगर आप जो देख रहे हैं प्लीज़ हमें अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स में डाल के, और अगर पसंद आए वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीक वीक इसी के टाइम लिए दोबारा करते इंशाल्लाह हैं। फिर हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो जी, हो गया।